Hello students, today we are going to study geography section class 7 chapter number 4 air. In this video we study about the chapter of air, in which we study the composition of air, what are the various effects of air, how many gases are composed to the air, and what are the different types of atmospheric structures or atmospheric layers, what is the weather, climate and temperature, or what is the effect of air pressure, wind, how the cyclones has come. These all things are studied here. Okay, so let me start this chapter. What is the air? Air is all living beings. Air is our earth is actually surrounded by a huge blanket which is called as atmosphere. हमारा एक्चुअली बच्चों जो पूरा अर्थ होता है वो एक टाइप की एयर की ब्लैंकेट जो होती है, बहुत बड़ी ब्लैंकेट, उस इन्वेलप से घिरा होता है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सारे ही जीवित प्राणी जो होते हैं वो सब अर्थ में रहते हैं, और वो सभी के सभी जो है अपनी सर्वाइवल करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, सांस लेने के लिए जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एयर होती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। और इसीलिए एयर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पूरी अर्थ के ऊपर जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं उनसे हमारे प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर भी बनाती है, ये जो एटमॉस्फेयर होती है। अब एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बल्क ऑफ गैसेज हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, दूसरी गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब है, तो वो भी प्रेजेंट है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन जो है 0.93% है, और जो दूसरी अदर गैसेज हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वो सब 0.04% है। अब यहीं पर बच्चों हम स्टडी कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी इस एयर में सबसे ज़्यादा मौजूद है, और हम लोग जब भी इन्हेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और अदर गैसेस भी हमारे अंदर आती जाती रहती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब आता है कि जब हमारे पूरे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के थ्रू ली जाती है, और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे यूज़ कर लेते हैं और वो अपना भोजन बना लेते हैं, फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं सांस लेने के बाद में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं, और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो है हम लोग लेते हैं, जिससे कि हम सर्वाइव करते हैं, और हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा और उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। अब होता क्या है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के भी अलावा जो है हमारे इन्वायरमेंट में हम ऑक्सीजन जितनी इनटेक करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो हमारे पूरे कहते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशंस हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी चिमनी से धुआं निकल रहा है, व्हीकल से धुआं निकल रहा है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो हार्मफुल गैस है, वो हार्मफुल गैसें जो है हमारे क्लाइमेट को ख़राब कर रही हैं। और इन गैसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारे अर्थ का जो रेडिएशन, अर्थ में क्या होता है, हीट रेडिएशन ट्रैप हो जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर गर्मी बढ़ती है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से वजह से गर्मी बढ़ती है, और जब ये गर्मी बढ़ती है, ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कार के फ्यूम्स, व्हीकल के फ्यूम्स, ये सब हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी को बढ़ा रहे हैं। इससे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत राइज करता है, राइज करने से बार बार बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा ही ठंड पड़ती है, और ज़्यादा ही ठंड पड़ने से क्या होता है कि जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, उस गर्मी से पहली बात तो ग्लेशियर्स गलने लग जाते हैं, तो बर्फ़ की जो लेयर है वो गलती है, तो पानी का स्तर बढ़ता है। पानी का स्तर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जितने भी एरियाज़ जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो कि नदियों के किनारे और समुद्र के किनारे स्थित हैं, उनमें सी लेवल राइज करेगा, समुद्र की लेयर बढ़ेगी, समुद्र का जो पानी का स्तर है वो बढ़ जाएगा, और उससे बहुत सारे जो देश हैं जो कि समुद्र के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। तो इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आता है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ की चारों तरफ, एक जो ब्लैंकेट है एयर की, इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसको
एक 5 लेयर में डिवाइडेड किया गया है, जिसको होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोथर्मो एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर बच्चों जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर में लगभग 13 किलोमीटर की हाइट तक जाने पर हमें ट्रोपोस्फेयर की लेयर मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट इसमें सारे वेदर होते हैं, रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म, ये सब इसी लेयर में होते हैं। देखिए ये है, ये ट्रोपोस्फेयर की लेयर जो लगभग 13 किलोमीटर ऊंचाई तक है। इसमें सारी प्रकार के जितने भी वेदर, रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म, ये सब इसी लेयर में होते हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर का जो लेयर है ये लगभग 50 किलोमीटर का एरिया है। ये 50 किलोमीटर का जो एरिया है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर का, ये जो एरिया है ये स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया है। इसमें जैसे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, ओजोन लेयर की परत भी इसी में है। अब ओजोन लेयर की परत जो होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में से जो ऊपर सन से रेडिएशन आ रहा है, उसमें जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे हमें बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा। जब इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो ओजोन जो लेयर है उसमें छेद भी हो गया है। होल होने से क्या हो रहा है बच्चों कि हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है अल्ट्रावायलेट रेज की, वो हमारे एटमॉस्फेयर की ख़त्म होती जा रही है, और उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और अब इसकी स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की जो हाइट होती है वो जनरली देखी गई है, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। ये लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक पड़ती है। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, 80 किलोमीटर की हाइट तक ये मीजोस्फेयर है। मीजोस्फेयर जो होता है इसमें जैसे कि जहाँ तारे वगैरह निकलते हैं, ये मीजोस्फेयर का एरिया है। फिर उसके ऊपर का एरिया आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो और ऊपर हाइट पे पहुंचेंगे, लगभग 90 to 100 किलोमीटर ऑनवर्ड्स एरिया पड़ता है ऊपर की तरफ जाकर के। ये थर्मोस्फियर का एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और इसके जो ऊपर जाएंगे तो 80 से 400 किलोमीटर का और एरिया है, जो कि थर्मोस्फियर के में रेडिएशन ही रेडिएशन को कैच करता है। और अब इसके ऊपर भी है एक्सोस्फियर। ये एक्चुअली स्पेस का एरिया है, और इस स्पेस के एरिया में एटमॉस्फेयर लगभग जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। एक्सोस्फेयर, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी कि ये जो एक्सोस्फेयर है यहाँ पर आपको हीलियम और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेगा। ओके, अब आता है वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर का मतलब होता है वेदर इज दिस आर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो जैसे कभी कहते हैं कि आज ठंडा वेदर है, अब इस थोड़ी देर में जो है धूप निकल आई, फिर थोड़ी देर में जो है रेन आ गई। तो यानी कि जो डे टू डे कंडीशन हर एक घंटे में या घंटे से घंटे में चेंज होती रहती है। तो जो ये डे टू डे कंडीशन होती है, यानी कि एक दिन में जो चेंज होती है, अगले दिन कुछ और है। अगले दिन मान लीजिए कि आज गर्मी बहुत पड़ गई, तो अगले दिन बारिश हो जाएगी, तो वेदर चेंज हो गया। तो इसका मतलब है जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, वो वेदर कहलाती है। और जो क्लाइमेट होता है वो अलग चीज़ है। क्लाइमेट का मतलब होता है द लॉन्ग पीरियड ऑफ द अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन का जो लॉन्ग पीरियड ऑफ वेदर है, यानी कि उसके किसी एक रीजन का लंबे समय तक का जो मौसम होता है, लगभग जो 2 महीने 3 महीने लगातार रहता है, वो कहलाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है कि किसी भी ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेदर का प्रेजेंटेशन होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो इसीलिए बच्चों वेदर जो है वो थोड़े समय के लिए होता है, और क्लाइमेट जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है। क्लाइमेट ही से हमारे यहाँ कहीं की जो जैसे सीज़न है वो डिसाइड होते हैं। सीज़न का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, ऑटम सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। और कहीं पर देखिए आप पहाड़ों में ठंडा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट, और जबकि प्लेन्स में क्या होता है, जनरली हॉट क्लाइमेट होता है। तो ये जो कंडीशन थी वो वेदर और क्लाइमेट की। तो अब समझ में आपको डिफरेंस आ गया होगा। वेदर का मतलब है आवर टू आवर और डे टू डे कंडीशन, दैट इज़ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वेरी शॉर्ट कंडीशन। जैसे कभी हॉट हो जाता है, कभी ह्यूमिड हो जाता है, कभी पर जो है बारिश हो जाती है, तो वो वेदर कंडीशन है। और क्लाइमेट का मतलब है जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। इसी से मौसम निर्धारित होते हैं कि हॉट क्लाइमेट है किसी की जगह का या कोल्ड क्लाइमेट है, जनरल जो एटमॉस्फेयर रहता है। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोग ये देखते हैं कि जब डिग्रीज बढ़ती है टेम्परेचर की तो हॉटनेस हो जाती है, जब टेम्परेचर घटता है एयर में तो वो कोल्डनेस क्रिएट करता है। जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर के चेंजेस पे भी डिपेंड करता है। डे का जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा गर्म होता है, नाइट जो एटमॉस्फेयर वो ठंडा हो जाता है, वो टेम्परेचर से ही डिसाइड होता है। समर जो होते हैं वो बहुत गर्म होते हैं, विंटर जो है ठंडे होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है
वो जो अफेक्ट करता है मौसम को, उसको कहलाते हैं इंसोलेशन पीरियड। इंसोलेशन का मतलब होता है कि जब हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, यानी कि सोलर एनर्जी हमारी अर्थ तक आती है, तो जो ये एनर्जी, सोलर एनर्जी हमारी अर्थ तक आ रही है, तो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट होते हुए आती है, रुकते हुए आती है और एटमॉस्फेयर की लेयर को पार करते रहती है। इसको बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, यानी कि अर्थ में जो सोलर एनर्जी जब आती है, सूरज की रोशनी आती है, धीरे धीरे सूरज की जो हीट आती है, तो वो कई लेयर से, एटमॉस्फेयर से गुजरते हुए आती है। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इंसोलेशन। अब द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। अगर हम अपने अर्थ को देखें तो ये जो अर्थ है, इसमें ये बच्चों इक्वेटर है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, ये पोल है, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं धीरे धीरे धीरे, तो ये जो इंसोलेशन पीरियड होता है, यानी कि जो सन की रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं इक्वेटर पर, और यहाँ पर आते आते तिरछी पड़ती है और कम पड़ती हैं। तो इसी से डिसाइड होता है हॉट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। तो इसीलिए इक्वेटर पर जो देश हैं वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, जबकि ऊपर पोल्स की तरफ जाते जाते, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ टेढ़ी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठंडा इन्वायरमेंट। और जबकि इक्वेटर पे जो होता है सीधी रेस पड़ती है सन की, तो ये सन से क्या होता है कि यहाँ पर सीधी रेस पड़ने के कारण यहाँ पर हॉट क्लाइमेट पाया जाता है। अब आता है बच्चों इसके बाद में कि एयर प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर का मतलब होता है कि जो प्रेशर एयर जो है हमारे ऊपर एग्जर्ट कर रही है हर डायरेक्शन से हमारी बॉडी पर, और वो उसके, जैसे कि जो एयर हमारे ऊपर जितना प्रेशर डालती है उतनी ही हमारी बॉडी भी उस पर प्रेशर डालती है, तो काउंटर प्रेशर कहलाता है। ये एयर प्रेशर जो होता है, इससे एयर प्रेशर से हम एयर का जो वेट है वो अपनी अर्थ की सरफेस पे महसूस कर सकते हैं, और ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से होके आता है, तो प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेयर की लेयर पे, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे करके इन्वायरमेंट में, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, कम होता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे डिक्रीज होगा, कम होता जाएगा एयर प्रेशर। इसीलिए आपने देखा होगा पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो होते हैं उनके गाल एकदम लाल होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर को हो जाता है, वहाँ कम होता है, और इसीलिए हमारी जो आरबीसी होती है वो गालों पर इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, एयर प्रेशर सॉरी कम होता है, ज़्यादा हो जाता है, एयर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर जो है बहुत तेजी से गिरता है। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पर एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और वो हाइट के साथ में कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप पहाड़ों की तरफ ऊंचाई पे बढ़ेंगे एयर प्रेशर आपका कम होता चला जाएगा। अब आता है कि वो एरिया जो कि हेयर प्रेशर में हाई होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और वहाँ पर गर्मी बढ़ती है। यानी कि जहाँ पर एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पर जो है सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, और जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर गर्मी पड़ेगी, और इससे लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट होते हैं। लो प्रेशर जो है वो एसोसिएट होता है तब जबकि बादल वाला मौसम होता है और वेट क्लाइमेट होता है, वेट वेदर होता है। यानी कि जब भी बरसात का मौसम आएगा और बारिश के बादल घिर जाएंगे आकर के चारों तरफ, तो उसमें प्रेशर जो होगा लो होगा। लो प्रेशर होने से वहाँ पर बारिश होने लग जाती है, और लोअर टेम्परेचर में एयर जो होती है बहुत कूल होती है। अच्छा, अब आता है हम थोड़ा विंड की बात करेंगे। इसका मतलब आप बच्चों ये समझ गए कि जो हाई प्रेशर होता है वो तब होता है जब बहुत सूरज बिल्कुल क्लियर निकला होता है, सनी रीजन में या सनी डे में। एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती है। यानी कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, उससे जो एयर होगी वो लो, यानी कि वो हमेशा जो है पहाड़ों की तरफ जाएगी गर्मी में। विंड में क्या होता है, विंड जो है द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। यानी कि हवा क्या होती है, जो हवा चलती है इसका मतलब ये होता है कि ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर के एरिया की तरफ जा रही है, उसको विंड बोलते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू एरिया टू लो प्रेशर एरिया दैट इज कॉल्ड एज विंड। और उसी से हम महसूस करते हैं कि जैसे पत्तियाँ चल उड़ती हैं या पत्तियाँ जो है हिलती हैं, तो हमें पता लगता है कि विंड ब्लो कर रही है। अब विंड भी बच्चों तीन प्रकार की हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड। परमानेंट विंड में क्या होता है कि परमानेंट विंड्स आर दोज विंड विच आर वेस्टर्लीज, ईस्टर्लियर्स आर द परमानेंट विंड्स। यानी कि जो पश्चिमी हवाएं हैं, जो पूर्वी हवाएं हैं, वो परमानेंट विंड्स कहलाती हैं। ये हमेशा पूरे साल भर चलती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सीजनल विंड वो विंड होती हैं जो कि चेंज होती रहती है मौसम के अनुसार, जैसे मानसून विंड है,
और दूसरी विंड्स, लोकल विंड्स वो पर्टिकुलर विंड्स होती हैं जो पर्टिकुलर रीजन में चलती हैं। जैसे कि आपने महसूस किया होगा कि कहीं पर एरिया में ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे समुद्र के किनारे जाएंगे तो सी ब्रीज चलेगी, ठंडी हवाएं, कूल हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की विंड हो गई हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। अब आता है साइक्लोन। साइक्लोन बच्चों क्या होता है? साइक्लोन एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी एरिया में प्रेशर जो होता है एकदम से बहुत हाई हो जाता है, और प्रेशर हाई होने की वजह से ज़्यादा वहाँ गर्मी बढ़ती है। गर्मी पड़ने से पहले क्या होता है, एकदम से मौसम शांत होता है, और हाई वेलोसिटी विंड जो होती हैं इसमें बहुत तेज़ी से चलती हैं, और एकदम से साइक्लोन बहुत तेज़ी से आता है, और लगभग कहीं कहीं तो जगह वो 3-3 दिन 4-4 दिन रहता है। इसमें हैवी रेन होती है, बहुत बारिश होती है, और क्या कहते हैं, ट्रीज़ वगैरह टूट जाते हैं, कई जगह कच्चा हाउसेज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें विंड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, रेन होती है, टाइडल सर्ज होते हैं। ठीक है, और ये लगभग जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, समुद्री एरियाज, समुद्र के आसपास के एरिया, जैसे उड़ीसा हो गया, हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, चलती रहती हैं। तो बच्चों इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और ये साइक्लोन्स वगैरह बहुत हार्मफुल होते हैं। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो बच्चों इसमें रह गया था थोड़ा सा कि मॉइस्चर क्या होता है। मॉइस्चर में ये होता है कि व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़, यानी कि जब पानी जो होता है उस पर गर्मी पड़ती है तो गर्मी में पानी जो है इवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ता है, और तो वो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ जो है वाटर वेपर के रूप में वो ऊपर की तरफ उड़ता है, और उसके बाद में ये एयर में प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर। और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है। वाटर वेपर जब इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है, तो ये जो इन्वायरमेंट है वहाँ का बहुत ठंडा होता चला जाता है। ऐसे ही आपने गर्मियों में देखा होगा कि गर्मियों में जो है जब गर्मी बहुत पड़ती है तो वो हमारे अंदर की जो हवा है वो निकल के, या हमारा पसीना जो है वो वेपराइज होता है। वेपराइज होने के बाद में क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को कूलिंग करता है। अब आता है कि क्लाउड्स क्या होते हैं। क्लाउड्स जो होते हैं वो जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है, यानी कि जब पानी भाप बन के उड़ता है, और जब ज़्यादा भाप कलेक्ट हो जाती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में ऊपर की तरफ बादल बन के कलेक्ट होती चली जाती है। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता है वहाँ ऊपर का, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट के मासेस होते हैं, यानी कि बादल होते हैं, वो हैवी हो जाते हैं बारिश को कलेक्ट कर करके, और उसके बाद में वो फ्लोट करते हैं, एयर में तैरते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और जब ये वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा, और एयर प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि जो प्रेसिपिटेशन है ये हमारे अर्थ पर आने लग जाएगा, तो ये रेन के फॉर्म में आएगा। तो इसको बोलेंगे रेन, यानी कि प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज रेन। अब ये मोस्ट ऑफ द रेन वाटर जब हमारी बारिश होती है तो ये गिरता है, तो ये नदियों, पहाड़ों, समुद्र, ये सब में बहता है, लो लाइंग एरियाज में। और 3 टाइप की रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल, और ऑरोग्राफिक रेनफॉल, और साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी कि जो कन्वेंशनल रेनफॉल है वो तो ऐसी होती है जैसे कि यहाँ पर देखिए गर्मी पड़ रही थी, वार्म एयर उठी, वेपराइज हुई, कोल्ड, और यहाँ पे क्लाउड बना, क्लाउड ने जब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये बारिश होने लगी। ये साइक्लोनिक रेनफॉल के रूप में भी आती है। रिलीफ रेनफॉल ऐसी रेनफॉल है जो कि अक्सर पहाड़ों पे बादल होते हैं, और बादल पहाड़ों से जाके टकराते हैं आपस में, और यहाँ पर बारिश हो जाती है, तो वो मॉइस्ट एयर होती है। और जब ये वाली कन्वेंशनल रेनफॉल है, ये हमेशा है, क्या होता है कि ये लगातार होती रहती है कि एक जगह पानी जो है इकट्ठा था, ये बारिश गर्मी हुई, वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाके कंडेंस्ड होकर क्लाउड बन गया, क्लाउड से फिर दोबारा से बारिश होती रहती है, जैसे हमारे पहाड़ों में होती है, कन्वेंशनल रेनफॉल है। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, एकदम से बारिश बहुत तेज़ी से होने लग जाएगी, बादल भी फटेगा और कोल्ड एयर होगी। ये मॉइस्ट एयर है। रिलीफ रेनफॉल, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, और यहाँ से कन्वेंशनल मतलब ये लगातार होती रहती है। तो ये बच्चों यहीं पर ये लेसन फिनिश होता है। और टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, आई सेड टू गुड बाय, एंड प्लीज़ टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू।